नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। तीसरे चरण के मतदान में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 117 सीटों पर मतदान था, जिसमें यूपी की 10, बिहार की 5, गुजरात की 26, महाराष्ट्र की 14, कर्नाटक की 14, केरल की 20, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7, उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल की 5, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, त्रिपुरा की 1, दादर नागर हवेली की 1 और दमन दीव की 1 सीट शामिल है। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 और केरल में सभी 20 सीटों पर मतदान हुए। इन 2 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया है। तीसरे दौर में बीजेपी के दिग्गजों ने भी वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मताधिकार का इस्तेमाल किया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर में मतदान किया। मतदान के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पीएम मोदी अमित शाह की पोती को गोद में लिए दिखे। मतदान से पहले पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन से जाकर मुलाकात की। इस दौरान मां हीराबेन ने पीएम मोदी को मिठाई खिलाई और चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक और नोटिस जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चौकीदार वाले बयान पर अवमानना का नोटिस जारी किया है और इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर दिए अपने बयान के लिए खेद जताया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर चुनावी रैली में उसी बयान को दोहराया। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज नामांकन भरा। इस दौरान साध्वी के हजारों समर्थक मौजूद थे, मगर इस दौरान विवादित ढांचे पर उनके दिए बयान पर नया बवाल हो गया है। चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए साध्वी प्रज्ञा पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर फिलहाल साध्वी ने कुछ भी कहने से इनकार किया है, मगर विरोधी लगातार साध्वी के नामांकन पर सवाल उठा रहे हैं। फिल्म एक्टर सनी देओल बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। माना जा रहा है कि सनी देओल को बीजेपी गुरदासपुर सीट से मैदान में उतार सकती है। इस मौके पर सनी देओल ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को 5 साल और पीएम बनाना चाहते हैं और पिता धर्मेंद्र की तरह बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें। समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। रामपुर से उम्मीदवार आजम खान ने रामपुर में 300 ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनके समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आजम खान के बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और रामपुर में ईवीएम खराब होने को आपराधिक मामला करार दिया। यूपी के बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। तीसरे चरण के मतदान के दौरान यूपी से पश्चिम बंगाल तक हिंसा की खबरें आई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। मनिका नगर इलाके में बूथ के पास बमबाजी हुई। इस हमले में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगे। आरोप है कि पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी की पिटाई की गई। गर्मी में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के कानपुर में खेत में आग लगने से गेहूं की खड़ी फसल राख हो गई। चकेरी इलाके में हुई इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया। लखनऊ के आलमबाग में एक साड़ी शोरूम की 3री मंजिल पर आग लग गई। आग से लाखों की साड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे से सटे भिवंडी में भी आग ने कहर बरपाया। यहाँ आग ने 5 गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली में लापरवाही ने एक मासूम की जान आफत में डाल दी। यहाँ एक शख्स ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसका बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, मगर इस शख्स ने ध्यान नहीं दिया और मासूम पर गाड़ी चढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। गाड़ी के नीचे आने से बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया और फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लंदन में अनोखा प्रदर्शन देखा गया। यहाँ के वाटरलू स्टेशन पर हजारों लोग एक साथ जमीन पर लेटकर अपना विरोध जता रहे थे। 8 दिनों से जारी इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए प्रशासन ने 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये प्रदर्शनकारी क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देने की मांग को लेकर विरोध जता रहे थे।
2019 के सियासी रण में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। देश भर की 302 लोकसभा सीटों पर लोगों ने वोट डालकर नेताओं की तकदीर ईवीएम में कैद कर दी है। सियासी लिहाज से सबसे अहम और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सूबे में कुल 80 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से 26 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 3 चरणों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर 7 चरणों में मतदान होगा। लेकिन 2014 के नतीजे क्या थे इन 26 सीटों के, वो भी हम आपको बता दें। 2014 में बीजेपी को इन 26 में से 23 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से 3 सीटें इसी तीसरे चरण में या कहिए अब तक के कुल चरणों में निकल कर आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में किस तरीके की तस्वीर नजर आती है ये भी आपको दिखाते हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट हैं, 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान हो चुका है। बिहार में भी लगातार अलग अलग कई चरणों में मतदान होना है, लेकिन बिहार के इन 14 सीटों के समीकरण 2014 में किस तरीके के थे ये देखिए जरा। बिहार को 4 सीटों पर बिहार में बीजेपी को जीत मिली थी, एलजेपी को 2 सीटों पर, यानी 6 सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए नजर आ रहा था। 1 सीट जेडीयू की मिला दें तो 7 सीट, वहीं आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी को अगर जोड़ते हैं तो यहां पर 4 सीट आरजेडी की, 2 कांग्रेस की और 1 एनसीपी की, यानी कुल मिलाकर 7 सीटें। 14 सीटें जो बिहार की हैं उसमें मुकाबला यूपीए और एनडीए का बराबरी का था, 7-7 सीटों का था। लेकिन उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीट हैं जहां पर मतदान हो चुका है, यानी उत्तराखंड की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 2014 में ये 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में था जहां पर सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। छत्तीसगढ़ की अब बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तस्वीर नजर आती है अब तक के मतदान के हिसाब से। कुल 11 लोकसभा सीट हैं, 2 चरणों में, 3 चरणों में अब तक 11 लोकसभा सीटों पर पोलिंग हो चुका है। 7 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए। इससे पहले अलग अलग तरीके से वोट की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी थी। लेकिन नतीजे किस तरीके के थे 2014 के देखिए जरा। 2014 में बीजेपी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। हालांकि इस बार राज्य की सत्ता बदल चुकी है, देखना होगा 2019 के समीकरण किस तरीके के। लेकिन अब बात करते हैं गुजरात की लोकसभा सीटों की, क्योंकि गुजरात कई मायनों में अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीट हैं, 26 की 26 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अब तक यहां पर जो पूरी मतदान की प्रक्रिया है गुजरात की वो खत्म हो चुकी है। 2014 में गुजरात की 26 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी कहा है कि जीत तो बीजेपी रही है, लेकिन बेहतर यह होगा कि गुजरात एक बार फिर वही 26 के आंकड़े को दोहरा दे। लेकिन अब गुजरात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है। दक्षिण का वो राज्य जहां पर सबकी नजरें लगातार टिकी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें, 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की। केरल में कुल मिलाकर 20 लोकसभा सीट हैं और अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक 20 की 20 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दक्षिण के एक और राज्य कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में कुल 28 सीटें और इन 3 चरणों में कर्नाटक की 28 सीटों के लिए वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो असम की बात करते हैं। अब जरा दक्षिण से पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। बड़ा राज्य पूर्वोत्तर का सबसे असम है, जहां पर कुल 14 सीट और 14 की 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। असम के बगल में ही नजदीकी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2 लोकसभा सीट अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। दोनों सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी की आज भी रही तो वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर रही। पश्चिम बंगाल में दरअसल में कुल 42 लोकसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। लगातार चुनावी हिंसा की खबरें भी आती रही हैं पश्चिम बंगाल से, और देश की राजनीति के लिहाज से पश्चिम बंगाल 2019 में हो सकता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन पश्चिम बंगाल से अब सीधा रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर मुकाबला कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन का है बीजेपी शिवसेना से। महाराष्ट्र में क्या कुछ तस्वीर है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें, बड़ा राज्य सीटों की संख्या के लिहाज से, जिसमें से 31 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी 17 सीटों पर मुकाबला अभी तक आगे देखना होगा। तो कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीटों की अगर तस्वीर देखें तो
2019 के 3 चरणों के लोकसभा के चुनाव में अब तक कुल 302 सीट हैं जहां पर वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन 302 इन लोकसभा सीटों के समीकरण कुछ तस्वीर किस तरीके की थी साल 2014 में, यह हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल में एनडीए को 154 सीटें मिली थी, यानी 150 से ज्यादा सीटें, 50% से ज्यादा सीटें मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 302 सीटों पर। वहीं यूपीए 48 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि अन्य की भूमिका अच्छी खासी थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर बाकी राज्य थे जिनकी संख्या 99 थी। तो ये कुल मिलाकर 3 चरणों की तस्वीर आपने देखी है। लेकिन अब बात करते हैं गुजरात की, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गृह सूबा तीसरे दौर के चुनाव के साथ ही गुजरात के पूरे 26 सीटों पर मतदान हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य है, जिसके चलते गुजरात बीजेपी के लिए बहुत खास है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा पीएम मोदी ने अपना वोट डालने के साथ ही लोगों से भी मतदान की अपील की और अपनी मां से जीत का आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अहमदाबाद में थे। पीएम मोदी पहुंचे तो थे अपने मतदान के लिए, मगर मां से मिलने की ललक बेटे को घर की दहलीज तक खींच कर ले आई। मोदी ने घर पहुंचकर सबसे पहले मां के पैर छुए और मां हीराबेन ने भी बेटे को दोनों हाथों से जीत का आशीर्वाद दिया। वैसे तो हर मां हमेशा ही चाहती है कि उसका बेटा हर परीक्षा, हर लड़ाई में जीत हासिल करे, मगर नरेंद्र मोदी को मालूम है कि 2019 की सियासी जंग कितनी अहम है और खासकर गुजरात के नतीजे कितने मायने रखते हैं, क्योंकि ये वही गुजरात है जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें मोदी के नाम करके उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने में मदद की। और अब एक बार फिर बीजेपी और खुद मोदी को उम्मीद है कि जीत का परचम लहराने में गुजरात बड़ा भागीदार साबित होगा। मगर ये तभी मुमकिन है जब देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ गुजरात से भी बीजेपी को बम्पर वोट मिले। लिहाजा पीएम मोदी ने आवाम से 100% मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी इस बार चुनावी मैदान में है। यूं तो सालों से गांधीनगर सीट पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की रही है, मगर इस बार अमित शाह खुद गांधीनगर के रास्ते संसद की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी में है। लिहाजा उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी और बीजेपी अध्यक्ष के नाते भी बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार किया। आपका एक मत देश को सुरक्षित कर सकता है। आपका एक मत देश को समर्थ बना सकता है। आपका एक मत देश को समृद्ध बना सकता है। आपका एक मत देश को विकास की पटरी पर चढ़ा सकता है। हालांकि बीजेपी को हाल के विधानसभा चुनाव में गुजरात से हल्का झटका लग चुका है, मगर पार्टी को भी मालूम है कि अब की बार सियासी जंग अलग है। बीजेपी ये सियासी जंग पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ रही है और इस लड़ाई में चाणक्य की भूमिका में है अमित शाह। दोनों ही गुजरात से आते हैं, साथ ही गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है। तो लाख टके की बात यह है कि यहाँ किसी सीट पर जीत और हार सिर्फ उस सीट तक सिमटी नहीं रहेगी, बल्कि संदेश पूरे देश में जाएगा। सियासी विरोधी यहाँ की किसी सीट पर जीत का सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि वो देश को ये बताएंगे कि ये जीत मोदी और अमित शाह के गढ़ में मिली है, उनके घर में मिली है। टीम न्यूज नेशन। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया है और यह इंटरव्यू कल यानी बुधवार सुबह 9 बजे प्रसारित होगा। यह इंटरव्यू गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, जिसमें राजनीति के अलावा बाकी तमाम बातों पर अक्षय पीएम मोदी से सवाल जवाब करेंगे। इसके लिए टीजर आज रिलीज हुए हैं, ये टीजर देखिए। आपने मुझे फैशन स्टेटमेंट के लिए पूछा। जी ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था।
जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो। आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं? मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। पिताजी को कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भाई अपने पास पैसे कहाँ हैं, तुम कहाँ पढ़ने जाओगे? जामनगर तक कौन ले जाएगा तुझे? चलिए बात एक बार फिर तीसरे चरण के मतदान की करते हैं, जिसके दौरान हिंसक झड़पों की खबरें लगातार आई। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई जबकि कुछ लोगों को मामूली चोट आने की खबर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 दलों के कार्यकर्ताओं की झड़प के दौरान बम फेंके गए। झड़प में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की जान चली गई। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान देश के 3 अलग अलग हिस्सों से हिंसक झड़प की खबरें आई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अलग अलग स्थानों पर कई झड़पें हुई। मुर्शिदाबाद के भगवान गोला इलाके में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। वहीं दोमकल इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंकने का आरोप लगाया। आरोप है कि बमबारी के बाद भी पुलिस वहां नहीं आई। इधर देखते आप लोग ये शॉकेट बम है, ये मुर्शिदाबाद का खतरनाक बम है, वो कांग्रेस पार्टी ने मारा है। पुलिस पहुंची यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं पहुंचा इधर। पुलिस वो रोड से वो चला गया। हाँ। पुलिस नहीं आई? पुलिस नहीं आया, सुबह पुलिस नहीं आया। चुनावी हिंसा के मामले में मुर्शिदाबाद पहले भी चर्चा में रहा है। लोकल बॉडी इलेक्शन और विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ से चुनावी हिंसा की खबरें आई थी। राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में बार बार होती है, खास करके चुनाव के मौसम में। लेकिन ये जो तस्वीर है ये डराने वाली तस्वीर है, खास करके जब आम लोग पुलिस की सहायता के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो सहायता भी उन्हें नहीं मिल रही है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बिजबेड़ा इलाके में पोलिंग बूथ के बाहर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि मामूली हाथापाई के बाद ही गुत्थम गुत्था हुए कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया गया और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनाव के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक पोलिंग ऑफिसर की पिटाई कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पोलिंग ऑफिसर एक पार्टी विशेष के पक्ष में खुद वोट डाल रहा था। यहाँ पर ये जो है साइकिल का बटन दबा रहा है, जो महिला आ रही है कह रही है हमारा बटन दबाओ, ये साइकिल का बटन दबा। ये कौन सा बूथ का मामला, कौन सा बूथ का है? नंबर 235 231 बूथ नंबर 231 में साइकिल का बटन दबा रहा है। मुर्शिदाबाद, अनंतनाग और मुरादाबाद की घटनाओं के अलावा देश के अन्य हिस्सों में मतदान आमतौर पर शांतिपूर्व संपन्न हो गया। मुर्शिदाबाद से देवजानी गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात दिल्ली की चुनावी लड़ाई की, जो लगातार दिलचस्प होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले गौतम गंभीर, जाने माने क्रिकेटर, चुनावी मैदान में उतरे हैं। पूर्वी दिल्ली से पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। गौतम गंभीर ने आज रोड शो किया, पर्चा दाखिल किया और इसी के साथ अपने लिए वोट की अपील की। क्रिकेट की पिच से सियासत की पिच पर एंट्री। रोड शो में गौतम गंभीर ने दिखाया दम।
पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे गौतम गंभीर नामांकन से पहले पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर निकले। मौजूदा सांसद महेश गिरी, विधायक ओपी शर्मा और दिल्ली बीजेपी के महासचिव कुलजीत चहल के साथ गौतम गंभीर ने लंबा रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का हुजूम था। दिल्ली में ही पले बढ़े गौतम गंभीर का रोड शो के दौरान लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आप राजनीति में किस मकसद से आए हैं? सच्चे दिल से आया हूँ और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी फील्ड में जाओ, सच्चे दिल से जाओ, सच्ची इंटेंशन के साथ जाओ तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जनता के लिए मुद्दे लेकर के क्या आप आए? आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो नेशनल मुद्दा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हमारे देश में पिछले कितनी बार ऐसा मौका आया था कि जब आप एक स्ट्रांग लीडरशिप दिखा सकते थे। 26/11 में जिस तरीके से एक मौका आया था, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रांग लीडर बने हैं, एक स्ट्रांग लीडरशिप दी है, उसी को इस देश की जरूरत है। चाहे वो उरी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट। गंभीर ने मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह पूर्वी दिल्ली की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। पिछले 4.5 साल से जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किए हैं और इस दिल्ली की जनता को बिट्रे किया है, उनका जो दिल्ली के हम लोगों से जाते हैं वो पूरा करूंगा। जो उनका सपना है एक अच्छी दिल्ली और ईस्ट दिल्ली को बेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊंगा। रोड शो के बाद गंभीर ने पार्टी नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले घर वालों की मौजूदगी में गौतम गंभीर ने नामांकन से पहले हवन पूजन कर जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पूर्वी दिल्ली सीट पर गौतम गंभीर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी से होगा। अब देखना होगा कि क्रिकेट की पिच पर धुआंधार बैटिंग करने वाले गौतम सियासत में कितने गंभीर साबित होंगे। 12 मई को ये तय हो पाएगा कि आखिर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है उस पर आखिर कौन विजयी होगा, यानी कि किसे जनता अपना सांसद चुनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ जहां दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी चुनावी लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनका मुकाबला है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज अपना पर्चा दाखिल किया और समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। भगवा झंडे, भगवा पगड़ी, भगवा साफा। भोपाल की सड़कों पर आज भगवा रंग छाया रहा। आगे आगे भगवा कपड़े टोपी पहने समर्थकों का हुजूम था और उनके बीच में ऊपर से नीचे तक भगवा वस्त्र धारण किए खुद साध्वी प्रज्ञा। मौका था साध्वी प्रज्ञा के सियासी आगाज का। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब विधिवत अपना नामांकन दाखिल करने निकली तो रास्ते भगवा रंग में रंगे नजर आए। यूं तो साध्वी प्रज्ञा के रोड शो में बीजेपी के झंडे भी मौजूद थे, मगर कमल के झंडे पर केसरिया रंग हावी नजर आया। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में नारे भी वैसे ही लगे। जय श्री राम और हर हर मोदी के साथ फिजाओं में एक नारा ऐसा भी गूंजा जो अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। साध्वी प्रज्ञा सोमवार को ही अपना पर्चा दाखिल कर चुकी थी। ऐसे में सवाल उठने लाजमी थे कि इस तरह रोड शो और रैली के साथ दोबारा नामांकन भरने की जरूरत क्या थी। इस सवाल का जवाब साध्वी प्रज्ञा ने बेहद छोटे लेकिन सदे हुए शब्दों में दिया। हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोगों का जवाब है। जाहिर है चुनाव के दौरान भोपाल को केसरिया रंग में रंगने के पीछे बीजेपी का मकसद आम जनता के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा और कड़ा संदेश देना था, जिसके लिए साध्वी को सड़कों पर उतरना पड़ा। नामांकन भरने के लिए निकलने से पहले साध्वी प्रज्ञा ने माता के मंदिर में काफी देर तक पूजा पाठ भी की और इस दौरान भी साध्वी के समर्थकों का हुजूम मंदिर के बाहर जमा रहा।
भोपाल में बीजेपी से प्रज्ञा भारती के प्रत्याशी बनने के साथ ही माहौल में भगवा रंग ढूंढने लगा है। सबसे पहले तस्वीरें साध्वी प्रज्ञा की, जो भोपाल के प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में पहुंची हैं और यहां माता के दर्शन करके आशीर्वाद ले रही हैं। और ये एक जो तस्वीर है खास इसलिए है क्योंकि प्रज्ञा मुहूर्त के मुताबिक अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके हैं और इस समय मंदिर में माँ दुर्गा की आरती प्रज्ञा भारती कर रही हैं। और हर तरफ अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें तो प्रज्ञा जब पूजा करने अर्चन करने पहुंची हैं उस समय उनके आसपास हर जगह भगवा ही नजर आ रहा है। पूजा के बाद साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर के बाहर एक जनसभा को संबोधित किया। भोपाल और सीहोर की 26 लाख जनता को सुरक्षित करने का वचन मैं यहाँ से देती हूँ और दिल्ली से माननीय नरेंद्र मोदी जी देंगे। भारत माता की। हालांकि नॉमिनेशन के दिन ही साध्वी पर चुनाव आयोग की तरफ से उनके विवादित बयान के लिए केस भी दर्ज हो गया। लेकिन जिस तरह साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में भगवा आंदोलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, उसने विरोधियों को परेशान जरूर कर दिया है। जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल।